This live broadcast is brought to you by Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, Party, Pune. ये हमारे समाज को आज जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारा समाज अभी सोया हुआ है उसको जागरूक होने की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि आज हम जहाँ पे भी जाए वहाँ पे इतना जातिवाद होता है और आज के युग में ज़्यादा हो रहा है। संबंध भारताच्या आणि मानव निर्मितीच्या प्रोसेसमध्ये जर शिल्पकारांनी चित्रकार राहिले असते तर ते बाबासाहेब आहेत. धर्म तसाच आहे आणि निरपेक्ष गळून पडलाय आणि समता विस्कटलेली आहे आणि कुठेतरी मला वाटतं की आज संविधान धोक्यात आहे की काय. तो आता कोलंबिया विद्यापीठामध्ये जे बाबासाहेबांचं स्कल्पचर आहे ह्या जयंतीचं ते मी केलेलं आहे. ज्यावेळेस माझी आई अन्न वस्त्र निवारा माणसाच्या मूलभूत गरजा होत्या, त्याच्यानंतर चौथी गरज तिला कळाली ती म्हणजे शिक्षण. मला वाटतं इथं सौंदर्य येतं, आंबेडकरी सौंदर्य येतं. ठीक है, अगर हम शिक्षा ले तो हमारे समाज के लिए और अपने खुद के उत्थान के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं. अगर हमको शिक्षा ही नहीं प्राप्त हुई तो हम अपने जीवन के बारे में भी कुछ समझ नहीं सकते और आने वाले भविष्य के बारे में भी कुछ कर नहीं सकते. कि जब ये जन सुरक्षा का कानून किसी पे अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली. आप कहाँ से बेटा? नागपुर से। नागपुर से हो? हाँ। वेरी गुड. कौन कौन सी किताबें खरीदी आपने? अभी किताबें तो नहीं पर कैलेंडर खरीदे हैं और किताबें ऑलरेडी पहले ही खरीद आपके चुके हाथ में थे। 2 किताबें दिख रही है. हाँ, ये मिली है हमको। अच्छा, मिली है. हाँ। तो क्या आप ये पढ़ने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी अब तक? मैंने बुद्ध एंड धम्म पढ़ा है। वेरी गुड. हाँ, और बाबा साहब की जैसे गुलामगिरी है वो भी पढ़ी। तो उससे क्या सीख मिली? सीख तो यही मिली कि हमारे समाज को आज जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारा समाज अभी सोया हुआ है उसको जागरूक होने की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि आज हम जहाँ पे भी जाए वहाँ पे इतना जातिवाद होता है और आज के युग में ज़्यादा हो रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ज़माने में जातिवाद सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी के, इंदिरा गांधी, इनके ज़माने में भी इतना नहीं दिखा था पर अब ज़्यादा दिख रहा है. और यही जो युवा है, युवाओं को जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको कास्टिज्म में अभी बिलीव नहीं रखना चाहिए और जो एक इंडिविजुअलिटी है, एकता होनी चाहिए सब में. आप भी एक युवा है. हाँ. तो आप इस विषय में उन युवाओं को किस तरह से मदद करेंगे ताकि उनमें भी वो जागृति निर्माण हो? तो उनको तो सबसे पहले बाबा साहेब पढ़ना चाहिए कि बाबा साहेब एक्चुअल में क्या थे, क्योंकि वो किसी एक धर्म के लिए नहीं थे, वो सबके लिए थे. और उनको सबसे पहले जो पढ़ना चाहिए वो संविधान पढ़ना चाहिए. संविधान की किताब पढ़नी चाहिए कि संविधान में एक्चुअल में क्या है. जो लोग जो जातिवाद करते हैं, जिनको आजकल ऐसा है ना कि जो अदर हिंदू लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि संविधान में क्या है, क्या किया है. नहीं, तुम पहले पढ़ो संविधान, तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे मूलभूत अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है. जो आज तुमको वोट देने का अधिकार मिल रहा है, जो बोलने का अधिकार मिल रहा है, वो सब संविधान की वजह से ही मिल रहा है, जो बाबा साहेब के वजह से हमें मिला है. बस यही बोलूँगी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. दीक्षा भूमि पर इस समय हम लोग पुनः एक बार आपका स्वागत करते हैं और दीक्षा भूमि से चल रहे इस सीधे प्रसारण में भी आपका स्वागत है. 2 मित्रों को देख रहा हूं, दोनों बड़ी देर से एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ लेकर कंधे से कंधा जोड़कर चल रहे हैं. बाबा साहेब को ये अपेक्षित भी था कि सब लोग एक साथ मिलकर चलें तो शायद किसी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो मुंबई से है. जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में फाइन आर्ट. क्या बात है, आप जेजे से बात कर रहे हैं. मला हे सांगा, तुम्ही जेजेचं नाव घेतलंय, काय शिकलेत तिथे? आम्ही जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये स्कल्पचर अँड मॉडेलिंग डिपार्टमेंटला शिल्पकलेमध्ये शिकतोय. क्या बात आहे. तुम्ही दोघे पण? तो ॲज अ फाईन आर्टिस्ट आहे. मी पेंटिंग करतो. अच्छा, तुम्ही पेंटिंग करता, तुम्ही पण जेजेला? हा, दोघे सोबत. अरे वा, फार छान. काय तुमच्या पेंटिंग मध्ये दिसतंय तुम्हाला? खरं पाहिलं तर मला असं वाटतं की चित्र म्हणजे फक्त चित्र नसतं, ते अभिव्यक्ती असते. आणि संबंध भारताच्या आणि मानव निर्मितीच्या प्रोसेसमध्ये जर शिल्पकारांनी चित्रकार राहिले असते तर ते बाबासाहेब आहेत. म्हणजे जनावरांची माणसं होण्याच्या प्रोसेसमध्ये केंद्रबिंदू म्हणून आम्ही माणसाकडे ज्यावेळेस पाहतो त्यावेळेस मला वाटतं की खऱ्या अर्थाने चित्रकार बाबासाहेब आहेत आणि आम्ही माणूस रंगवण्याचं खूप वेळ काम करतो. बरं, मला हे सांगा की बाबासाहेबांनी गांधार शैलीतलं बुद्धांचं एक पेंटिंग केलं होतं, चित्र काढलं होतं, उघड्या डोळ्याचे बुद्ध है ना? असं एक पेंटिंग आहे, दिसतं त्यांचं, आणि ते सुरक्षितही ठेवलेलं आहे संग्रहालयामध्ये. तुम्ही बघितलंय ते? निश्चितच बघितलंय आणि मला तो उघड्या डोळ्याचा बुद्धच आवडतो, म्हणून मला वाटतं की बुद्ध तुम्ही कधी बुद्धांची चित्र काढली? मी बुद्धांची चित्र काढलीत, पण बाबासाहेब बुद्ध आज धम्मा द्यायलेत आणि बुद्धांचं इकडे बाबासाहेब कुठेतरी संविधान द्यायलेत, असं मी काही एक चित्र काढलेलं आहे. बरं, तुमच्या संकल्पनेतून? माझ्या संकल्पनेतून, कारण की मी खूप वेळेस तरी समाजाच्या प्रश्नावरती भाष्य खूप वेळेस करतो आणि अग्रेसिव्हली भाष्य करतो. मला वाटतं की
आमचं प्रेम करणं हे लोकांना अग्रेसिव्हनेस वाटायलंय है ना, वास्तव मांडणं. आणि त्याच्यामुळे तरी आता संविधानावरती पण माझ्या काही आर्ट्स वर्क आहेत की भारताचं संविधान आहे, भारताच्या संविधानाला वाळवी लागली आणि ती शब्द गळून पडलेत. शब्द गळून पडले. धर्म तसाच आहे, निरपेक्ष गळून मग पडला. हे कुठे चित्र प्रदर्शनीला घेऊन गेलात तुम्ही? माझं 14 जानेवारीला पण होतं आणि ह्या वेळेस संविधान दिनाला पण होतं. म्हणजे देश धर्म तसाच आहे आणि निरपेक्ष गळून पडलाय आणि समता विस्कटलेली आहे. आणि कुठेतरी मला वाटतं की आज संविधान धोक्यात आहे की काय, हा प्रश्नार्थक चिन्ह निर्माण होताना आमच्यासारख्या तरुण पिढीनं त्या संविधानाचं रक्षण करणं, त्याचं संरक्षण करणं, समता, बंधुत्व, प्रेम ह्या सगळ्या गोष्टी बांधून ठेवणाऱ्या संविधानाला कुठेतरी जिवंत ठेवण्याचं काम एक चित्रकार म्हणून केलंच पाहिजे आणि करण्याचा प्रयत्न करताय. तुम्ही बोललात की तुम्ही शिल्प देखील करता. हा, शिल्प देखील करतोय. आता कोलंबिया विद्यापीठामध्ये जे बाबासाहेबांचं स्कल्पचर आहे ह्या जयंतीचं, ते मी केलेलं आहे. अच्छा, ते स्कल्पचर तुमचं आहे? माझं आहे. ये जो मित्र नांदेड़ से हमारे साथ है इस समय, देखिएगा ये भेंट तो अचानक हुई है, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस समय बाबा साहेब का जो बॉक्स लगा है वो इन कलाकार के वो रचना है और इस कलाकार को इस समय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। मित्र, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बात समझना चाहेंगे आपसे कि लोग ऐसा कहते हैं कि मराठी में कह रहा हूँ आपसे की लोक असं म्हणतात की कला ही कलेसाठी असते आणि बरेच कलावंत असे आहेत की ते हे म्हणतात की कला ही माणसांसाठी असते, कला ही कार्यासाठी असते, कला ही अभिव्यक्ती असते. तर ती कलेसाठी कला की जबाबदारीची कला, तुम्हाला काय वाटतंय? मला जबाबदारीची कला वाटत नाही. मला वाटतं की अभिव्यक्तीचं क्षेत्र माध्यम कला निर्मिती आहे आणि मला वाटतं कला ही व्यक्त होण्यासाठी आहे, ते सुंदर वाटणं. माझ्या अर्थानं तर मी आंबेडकरी एस्थेटिक बरं, मांडतो. सौंदर्याची सामान्य व्याख्या तुम्ही कशी करता? मला वाटतं की सौंदर्याची साधारण व्याख्या मी माझ्या भाषेत स्पष्ट करायची म्हणजे ज्यावेळेस माझी आई अन्न, वस्त्र, निवारा माणसाच्या मूलभूत गरजा होत्या, त्याच्यानंतर चौथी गरज तिला कळाली, ती म्हणजे शिक्षण. मला वाटतं इथं सौंदर्य येतं, आंबेडकरी सौंदर्य येतं. हे जे शिक्षण आहे हे सौंदर्य आहे, हे सौंदर्य आहे. कारण की बाबासाहेबांनी आम्हाला ना, बाबासाहेबांना अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इथं येऊन आम्हाला बुद्ध दिला आणि पवित्र केलं. आम्ही जनावर होतो, आमच्यावरती इलाज केला आणि आम्हाला माणूस बनवलं. आणि खऱ्या अर्थानं मला वाटतं की आईला शिक्षण हे चौथी गरज कळेल, हेच खऱ्या अर्थानं सौंदर्य आहे आणि आंबेडकरी एस्थेटिक आहे. आजच्या पिढीचं जे पेंटिंग आहे त्या पेंटिंगकडे तुम्ही कशा पद्धतीने बघता? मी तर एक समाज सुधारक म्हणून बघतो त्या पेंटिंगकडे. हो, मी स्वतः चांभारावरती काम करतो आणि समाजासाठी पण मी काम करतो. महत्वाचं म्हणजे बरं, कारण मी स्वतः एक SC कॅटेगरीचा आहे आणि मी मुळामध्ये हिंदू घरामध्ये जन्माला आलेलो आहे, असा विषय. नाही, तुम्ही पेंटिंगला कसं बघता? म्हणजे तुमची नजर काय बघते पेंटिंगकडे? मी आता एक समाजाच्या विरोधात काम करतो. खरं सांगायचं गेलं तर मी आता एक जस्ट पेंटिंग केलं होतं, एक भारतीय विकास म्हणून. तर मला त्याच्यावरती प्रश्न पडले होते की भारतीय विकास म्हणजे काय, मंदिरे म्हणजे ज्या गोष्टी जातीभेद वगैरे ज्या गोष्टी आहेत तर तेच समाज सुधारक आहे का, असं मला वाटत होतं. मग त्याच्यावरती एक पेंटिंग बनवलं होतं. तुम्हाला काय वाटतं, चित्रांमधून आपल्या भावनांना या पद्धतीने व्यक्त केलं जाऊ शकतं? जे लोक सौंदर्य, संस्कृती, कला या दृष्टिकोनातून जेव्हा पेंटिंगकडे बघतात तेव्हा तुम्ही एक कार्यकर्ता म्हणूनही, समाजाला बदलण्याचं माध्यम म्हणूनही तुम्ही कलेकडे बघत आहात. तर या दृष्टिकोनाला यावेळी जर या पिढीपर्यंत पोहोचवायचं तर तुम्ही शब्दात काय व्यक्त करणार? एका वाक्यात क्लिअर करायचे म्हणजे बाबासाहेबांनी सांगितलं, शिका, संघटित आणि संघर्ष करा. मला वाटतं आता शिक्षण शिकलं पाहिजे. शिकल्याच्या नंतर आम्हाला कळणार आहे नेमकं संघटित कशासाठी व्हायचं. आणि संघर्ष तर पाचीला पुंजलेला आहे, पाण्यापासून ते आतापर्यंत, म्हणजे माणसाच्या निर्मितीपर्यंतचा संघर्ष आमच्या वाट्याला आलेला आहे. मनुष्य की निर्मित तक का जो संघर्ष है वो संघर्ष हमारे हिस्से में आया है, ऐसे इस कलाकार का कहना है। इन दोनों कलाकारों को कई बार ऐसा होता है कि कलाकारों की ये खासियत होती है कि वे अपनी कला से तो अपने आप को अभिव्यक्त कर लेते हैं लेकिन शब्दों में उसे रख नहीं पाते, और उस मर्यादा को हमने इन मित्रों के पास जरूर देखा है। लेकिन इन कलाकारों को पुनः एक बार बड़ी मंगल कामनाएं देते हैं। आपको पता है कि इस समय हमने आपको दीक्षा भूमि के साथ जोड़ रखा है और दीक्षा भूमि से पुनः एक बार आपका स्वागत करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि ये जो पढ़ाई की जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा कैसे मिलती है? ये प्रेरणा सर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से हम जब कुछ बातें पिछली सदी के देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी को कौन सी परिस्थिति से गुजरना पड़ा और हम कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल हुए और कैसे हमारा मतलब पीछे का जो ये रहा, उससे प्रेरणा मिलती है कि अगर हम शिक्षा ले तो हमारे समाज के लिए और अपने खुद के उत्थान के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर हमको शिक्षा ही नहीं प्राप्त हुई तो हम अपने मतलब
जीवन के बारे में भी कुछ समझ नहीं सकते और आने वाले भविष्य के बारे में भी कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हमें शिक्षा का महत्व मतलब हमारे माता पिता को ही ये था, इस वजह से हम दूसरे शहर में आ गए, गाँव में। अभी राइट नाउ आप क्या करते हैं? अभी मैं LLB कर रहा हूँ। इसके LLB पहले कहाँ कर रहे हैं? तो अमरावती में। अच्छा, LLB अमरावती में कर रहे हैं और नागलवाड़ी से अब अमरावती आ गए। अच्छा, अब LLB का अभी कौन सा लास्ट ईयर है सर। लास्ट ईयर है? इसके पहले आपने MGMC किया है सर। अच्छा, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। अरे वाह, क्या अच्छी बात है। आप पत्रकार भी हैं, आप वकील भी हैं और एक पेट एग्जाम भी क्लियर किया है मैंने, हाँ। PhD का, पर उसका वो रिसर्च सेंटर ना होने की वजह से मैंने अभी एडमिशन नहीं किया है उसमें। अच्छा, तो वो सेंटर मिल जाए तो एडमिशन भी हो जाएगा। एक बात तो बताएं कि अभी जन सुरक्षा अधिनियम महाराष्ट्र सरकार लेकर आई है, आपको क्या लगता है कि ये अधिनियम कितना ठीक है या फिर ये हमारे संवैधानिक अधिकारों पर ये कहीं रोक तो नहीं लगाता है? हाँ, आर्टिकल 19 जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो ये देता है, मतलब अवसर देता है कि आप खुलेआम मतलब जो लिमिट में ही बोल सकते हैं मतलब, पर लेकिन एक्सप्रेस करने का जो एक मौका है, आप खुले इसमें अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, उसमें रोक लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप क्या बंदिशें दिखाई देती है इसमें? हाँ, बंदिशें 100% बंदिशें दिखाई देती है। क्योंकि जब ये जन सुरक्षा का कानून किसी पे अगर लगाने की कोशिश करेंगे तब वो आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम अपनी बात कहते हैं किसी के ऊपर अत्याचार होता है, जैसे अब आप देख सकते होंगे कि लद्दाख में सोनम वांगचुक का जो एज चल रहा है अभी अनशन, उनमें सरकार ने जो उनको अरेस्ट किया है वो कुछ मायने में हम उसको इलीगल भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो उनका सब जो मतलब स्टेटमेंट है, जो बातें कही है उन्होंने, वो सब शांति के बेस पे कही है। और जो आदमी देश के लिए इतने बड़े काम कर सकता है उसके ऊपर आप ऐसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मतलब अगर कुछ एक्ट लगा के काम करते तो ये जन सुरक्षा अधिनियम के जैसे ही काम कर रहे हैं। मतलब ये कानून भविष्य में शायद ऐसा ही काम करेगा कुछ, तो मतलब जो आदमी मतलब ये चुनौती है इसमें। हाँ, बहुत सारी चुनौती है इसमें और इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेंगे सर। क्योंकि अगर महाराष्ट्र सरकार ने डायरेक्ट लागू किया तो अपने आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये हमला हो सकता है, एक तरीके से मैं मानता हूँ। एक लर्निंग एडवोकेट के नाते आप इस समय हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो विचार दिए हैं, जो परिस्थिति से उनका बचपन गया, फिर बाद में उन्होंने स्कूली शिक्षा, बाद में वो विदेशों में जाके पढ़ के आए, फिर उन्होंने सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं तो पूरे इंडिया के लिए जो विजन रखा कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, देश कैसा चलना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी उन्होंने नींव रखी कि देश किन हितों पे चलना चाहिए। तो इस बारे में सभी युवाओं को समझना चाहिए और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को उन्होंने पढ़ना चाहिए और बाद में वो खुद ही अपनाएंगे उन विचारों को। क्योंकि ये मतलब इंडिया को इंटीग्रेट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बनाया है बाबा साहब ने। क्योंकि अगर हम रिलेवेंट चीज़ें देखेंगे कि नेपाल में ऐसी हिंसा होती है, लेकिन जब इतना छोटा देश है सर, पर लेकिन फिर भी वहाँ पे हिंसा होती है और सरकार गिर जाती है। लेकिन अगर आप अपने भारत के इसमें देखेंगे तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे स्टेट है उसमें, यूनियन टेरिटरीज है, और अगर इसकी बात करेंगे तो अपना देश कभी भी मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, स्टेट अलग नहीं हो सकते। ये सभी जो काम किया ये है, तो बुद्ध का देश है, ये शांति पर विश्वास रखता है और इसका हिंसा पर कोई विश्वास नहीं है। वही तो, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है। वही तो सर मैं कर रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यही नींव डाली है संविधान में कि शांतिपूर्वक ढंग से रूप से अपन देश को कैसा एक इसमें रख सकते हैं कि जोड़ कर रख सकते हैं। भाषा अनेक है, देश को अगर शांतिपूर्ण तरीके से जोड़ कर रखना है तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सम्मान करना होगा और ये बड़ा जरूरी बात है। और ये मित्र जो नागलवाड़ी से आए हैं, इनसे ये बातचीत हो रही थी।